ओके पीपल, वी आर गोइंग टू स्टडी द यूनियन एग्जीक्यूटिव। हमारे भारत में जो संविधान है या जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमारे भारत में जो संविधान या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से हमारा भारत कैसे फंक्शन होता है, ठीक है। सो व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी? एनीवन? डेमोक्रेसी 3 चीज़ों से बनी हुई है, क्या क्या है? हाँ, तो लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो आपका भाई साहब पहला आता है द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, ठीक है। द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो एक पहला लेजिस्लेचर होता है, उसके बाद आता है भाई साहब आपका एग्जीक्यूटिव, उसके बाद आता है आपका जुडिशरी। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो ये जुडिशरी क्या होता है भाई साहब? आपका जस्टिस सिस्टम इम्पार्ट करता है। दिस इज बेसिकली कंसर्न विद द जस्टिस सिस्टम। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? द यूनियन गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा जो सेंटर लेवल पे गवर्नमेंट होता है उसको हम बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट होता है, मतलब जब भी अगर आज देखोगे इंडिया में जो सेंट्रल लेवल की किसकी गवर्नमेंट है, किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंटर लेवल पे, ठीक है। तो एक होता है स्टेट लेवल पे गवर्नेंस, एक होता है भाई साहब हमारा जो सिस्टम है वो 3 टायर सिस्टम है, ठीक है। 3 टायर सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। इसको हम फेडरल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। देयर इज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो होता क्या है, इंडिया इतना बड़ा एक राष्ट्र है, अगर आपके घर में पानी नहीं आ रहा होगा तो आप मोदी जी को थोड़ी ना फ़ोन करते बैठेंगे, है ना। यू विल एक्चुअली गेट इन टच विद सिडको ऑफिसर्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपरली गवर्न होने के लिए 3 टायर्स हैं, 3 लेवल्स हैं, ठीक है। एक होता है भाई साहब सेंटर पे लेवल पे गवर्नमेंट, मतलब पूरे इंडिया पे, ठीक है। दूसरा होता है भाई साहब आपका स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट, मतलब जैसे महाराष्ट्र स्टेट हो गया, ये एक स्टेट गवर्नमेंट हो गया। और आपका एक होता है भाई साहब विलेज लेवल पे, ठीक है, विलेज या तालुका लेवल पे जो गवर्नेंस होती है। तो ये 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, दीज आर द 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, सो हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है, जब हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट मतलब जो सेंटर लेवल पे, द फर्स्ट टायर, ठीक है। ये दीज आर 3 टायर्स और 3 टायर सिस्टम है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जब हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब हम सेंटर लेवल की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, द यूनियन गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। द यूनियन गवर्नमेंट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। किन किन चीज़ों से भाई साहब आपका यूनियन गवर्नमेंट बना हुआ है? एक हो गया आपका लेजिस्लेचर, दूसरा हो गया आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है। 2 चीज़ों से आपका यूनियन गवर्नमेंट बना हुआ है, एक लेजिस्लेचर और दूसरा हो गया आपका एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर मतलब 2 विभाग हो गए आपके, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा के मेंबर्स कौन इलेक्ट करता है? हमारे अप्रॉक्सीमेटली कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं? इन इंडिया वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपके जो, तो ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोग इलेक्शंस लड़ते हैं और इन इलेक्शंस लड़ने के बाद तो इनका भाई साहब होता है इलेक्शन, पब्लिक इनको वोट देती है, ठीक है। इलेक्शंस में इनको वोट्स मिलते हैं और तब जाकर ये एमपी होते हैं, ठीक है। सो लेजिस्लेचर में आपका हो गया ये लोकसभा, ये लोकसभा बनता है, ऐसे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे, ठीक है। और फिर आता है आपका राज्यसभा। राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा के लोगों को कौन चुनता है? लोकसभा के लोग ही चुनते हैं। राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब तो राज्यसभा की जरूरत क्यों है? यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, दिस विल नॉट बी अंडरगोइंग एनी डायरेक्ट इलेक्शन। यहाँ पे लोगों को चुनने की जरूरत क्यों है? लोकसभा के लोग इलेक्शन लड़कर जीत कर आते हैं, तब जाके लोकसभा के मतलब लोकसभा में अपने पार्टीज के साथ वो आते हैं। राज्यसभा में इलेक्शन जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लोकसभा के लोग ही इनको चुनते हैं, ठीक है। तो क्या ज़रूरत है ये राज्यसभा के लोगों को चुनने की जब देश में लोग इनको नहीं चुन रहे, ठीक है। तो जैसे समझो अगर आप ये लोकसभा में कोई होंगे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होंगे, अभी हुआ क्या है देखो, समझ लो स्पोर्ट्स जो है, ठीक है, स्पोर्ट्स जो है वो आपका मतलब एक करिकुलम है ना। हो सकता है इन्होंने इलेक्शन जीता है और इलेक्शन जीतने के बाद ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने, लेकिन स्पोर्ट्स के बारे में इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट्स के बारे में इनको ज़्यादा नॉलेज, देखो जो मिनिस्टर्स बनते हैं उनका वो इलेक्शन पे बनते हैं, वो बनते हैं उनके पब्लिक के साथ कनेक्ट पे, कि पब्लिक के कितने मुद्दों को उन्होंने सुलझाया है और पब्लिक उनको कितना सपोर्ट करती है, इस पे इलेक्शंस होते हैं। उनको कितना क्वालिफाइड है वो इस पे इलेक्शंस नहीं होते, है ना, कि भाई स्पोर्ट्स के बारे में उनको कुछ मालूम है कि नहीं, इस पे इलेक्शंस नहीं होते।
अभी मिनिस्ट्री बढ़ गई, मिनिस्ट्री में उनको स्पोर्ट्स का पोर्टफोलियो दिया गया, स्पोर्ट्स के बारे में वो कुछ ज़्यादा जानते नहीं है, तो स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट कैसे होगा, किसी स्पोर्ट्स के इंसान से पूछ कर होगा, ठीक है। तो एक टीम बनेगी, तो राज्यसभा में कोई ऐसा इंसान होगा जो स्पोर्ट्स की अच्छी जानकारी रखता हो। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर इज अ राज्यसभा मेंबर, ठीक है। सचिन तेंदुलकर जो है भाई साहब वो MP है राज्यसभा में, वो डायरेक्ट इलेक्शन से कंटेस्ट नहीं हुए, उनको किसी ने चुना हुआ है, ठीक है। सो ऐसे ही भाई साहब मूवीज़ हैं, ऐसे ही भाई साहब अलग अलग, तुमको इतनी हंसी क्यों आ रही है, कुछ फनी चल रहा है, ठीक है। तो अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोग आते हैं, ठीक है। ये राज्यसभा में अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोग आ रहे हैं, ठीक है। ओके, सो आपका भाई साहब हो गया राज्यसभा और लोकसभा, ये बन गया आपका लेजिस्लेचर, ठीक है। लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्ट होकर लोग आते हैं, राज्यसभा में लोग आते हैं लोकसभा से चुने गए उम्मीदवार, ठीक है। एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो एग्जीक्यूटिव किससे बनता है, प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स से बनता है, ठीक है। सो नाउ विल लुक, you know that the legislature, executive and judiciary are the three organs of the state. State मतलब भाई साहब पूरी कंट्री, यहाँ पे स्टेट मीन्स आपका महाराष्ट्र स्टेट या वेस्ट बंगाल स्टेट नहीं है, स्टेट यहाँ पे मीन्स कंट्री, पूरी कंट्री का भाई साहब ये जिम्मेदारी लेता है इसको चलाने की, ठीक है। एंड दैट दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है हमारा, ये जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, ये लेजिस्लेचर का ही हिस्सा है, और एग्जीक्यूटिव की मतलब जिम्मेदारी है, लेजिस्लेचर की जवाबदारी है, एग्जीक्यूटिव की जवाबदारी किसको है, लेजिस्लेचर को, ठीक है। इट इज बेसिकली आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। When we learn about the executive, it is important for us to understand who are included in the executive. तो executive में पहली बात आते कौन है, ठीक है। executive जो बना है वो किससे बना है, हमको लेजिस्लेचर का मतलब समझ में आ गया। लेजिस्लेचर बनता है लोकसभा और राज्यसभा से, लोकसभा में डायरेक्टली लोग इलेक्ट होते हैं और राज्यसभा के जो लोग हैं वो एलीट पर्सनालिटीज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, ठीक है। तो लोकसभा में, लोकसभा जो होता है, ठीक है, लोकसभा यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, मेंबर्स आर इलेक्टेड, लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, बाय द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। और राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, राज्यसभा, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है, दे आर इलेक्टेड और रादर सिलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या राज्यसभा के मेंबर्स, ठीक है, और राज्यसभा मेंबर्स, ये राज्यसभा मेंबर से भाई साहब ये सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। और दीज आर बेसिकली हु, ठीक है, दीज आर एलीट पर्सनैलिटीज ऑफ देयर ओन फील्ड्स, दीज आर एलीट पर्सनैलिटीज इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, अपने अपने फील्ड्स में, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिनके वजह से ये राज्यसभा के मेंबर्स बनते हैं, ठीक है। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट की, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट की। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग फॉर पब्लिक वेलफेयर। इंडियन यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या क्या है भाई साहब, यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो आपके इंडियन एग्जीक्यूटिव में, ठीक है, कौन कौन हो जाएंगे भाई साहब, इंडियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा, पहले आएंगे भाई साहब हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, देन इट विल बी द प्राइम मिनिस्टर, देन इट विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये होती है भाई साहब एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काम क्या करती है ये हम बाद में देखेंगे, पहले एग्जीक्यूटिव बनती किससे उसको देखना जरूरी है, और कैसे बनती है वो भी समझना जरूरी है, ठीक है। सो द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दीज आर द मेंबर्स ऑफ द इंडियन एग्जीक्यूटिव, इनसे बनता है भाई साहब इंडिया में एग्जीक्यूटिव। क्लियर है पीपल, ओके। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इंडियाज यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ओके, नाउ हु इज द प्रेसिडेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा सारा जो कार्यक्रम चल रहा है इंडिया में गवर्नेंस का, वो कौन गाइड कर रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक रूल बुक है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिक रूल बुक ऑन विच द कंट्री इज रनिंग, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बेसिक रूल बुक है जिसपे कंट्री चल रहा है, बेसिक रूल बुक, सारे नियम जो है, सारे प्रावधान जो है हमारे संविधान में है, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट। तो हमारे जो सुप्रीम हेड हैं वो है प्रेसिडेंट। स्टेट मतलब हो गया कंट्री, यहाँ पे इट डजंट मीन पर्टिकुलर स्टेट, इट मीन्स द एंटायर कंट्री। सो प्रेसिडेंट को हेड माना जाता है, ठीक है। द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ द हाइएस्ट ऑनर एंड प्रेस्टीज। तो इनको सबसे हाइएस्ट ऑनर और प्रेस्टीज होता है ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड इट रिप्रेजेंट्स द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। हाइएस्ट ऑनर, प्रेस्टीज एंड इट रिप्रेजेंट्स द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे मतलब जितने भी आपके पावर्स हैं स्टेट रिलेटेड, ठीक है, दे आर विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। So whatever powers have been imparted by the constitution, they are with the president. The government carries out its functions in the name of the president. तो प्रेसिडेंट के नाम पे ही सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। देखिए प्रेसिडेंट कोई काम नहीं करता है, प्रेसिडेंट एक सिंबॉलिक हेड है, ठीक है। वो बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है लेकिन उनका पावर बहुत है, ठीक है। प्रेसिडेंट हैज गॉट ह्यूमंगस पावर्स, बहुत सारे पावर्स हैं उनको, ठीक है। लेकिन वो पॉलिटिकल एरिना में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते। हमारे देश में जैसे आप कुछ देशों में जाओगे वहाँ पे प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल इन अमेरिका प्रेसिडेंट इज़ मोर पावरफुल, ठीक है। इन लेट्स से पाकिस्तान प्रेसिडेंट इज़ मोर पावरफुल। यहाँ पे हमारा प्राइम मिनिस्टर इज़ मोर पावरफुल इन टर्म्स, तो ये एक्टिव है, ठीक है। प्रेसिडेंट मतलब एक नाम के हैं लेकिन यस अगर हम पावर्स देखेंगे तो उनके सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। हाउएवर इन रियलिटी द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रन द गवर्नमेंट। लेकिन हमारे इंडिया में होता क्या है, गवर्नमेंट कौन चलाती है, नॉट द प्रेसिडेंट। हाँ प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं, प्रेसिडेंट इज पावरफुल बट ही इज नॉट द वन हु इज अ पॉलिटिकली एक्टिव, ठीक है। प्रेसिडेंट को हम बोल सकते हैं नॉट पॉलिटिकली एक्टिव, ठीक है। इतने भाई साहब वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। इतने वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होते या उनका उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर, ये दीज आर द पीपल हु रन द शो फॉर द एंटायर नेशन, ठीक है। तो in reality the prime minister and the council of ministers runs the government. Therefore the president is the nominal and constitutional head whereas prime minister is the executive head. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट कौन है भाई साहब, नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड मतलब नाम के वास्ते, है ना, नॉमिनल हेड। ये किसी एक्टिवली पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे, ठीक है। ही इज अ नॉमिनल हेड और हम इनको मतलब नॉमिनल हेड, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। हम बोल सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ये, नॉमिनल और द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ठीक है। तो जैसे प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, प्रेसिडेंट का काम होता है जब कोई पावर में आ रहा है, मतलब कोई इलेक्शंस जीत गया तो प्रेसिडेंट उनको बोलेंगे कि आप अपनी पार्टी, आप अपनी सरकार बनाइए, आप अपना लिस्ट जारी कीजिए, ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसा होता है भाई साहब, ठीक है। प्रेसिडेंट इज बेसिकली द नॉमिनल हेड और द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, नॉमिनल हेड और द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। वेरएज प्राइम मिनिस्टर कौन है भाई साहब, एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हियर इज द एग्जीक्यूटिव हेड, प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है। प्रेसिडेंट का उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। हाँ उनके पावर्स बहुत हैं लेकिन उनका उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही देश में पार्टिसिपेशन है। यू विल हार्डली सी प्रेसिडेंट भाषण देते हुए या यू विल हार्डली सी प्रेसिडेंट एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हुए, ठीक है। प्रेसिडेंट एक न्यूट्रल फिगर है, ठीक है। देश जो चलता है वो प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे चलता है, ठीक है, क्लियर है। सो देयरफॉर द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ठीक है, वेयरएज द प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव हेड। ओके, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट तो हम देखेंगे भाई साहब, इलेक्शन कैसे होता है, हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन आवर कंट्री। द प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्राइम मिनिस्टर को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतना पड़ेगा तभी जाकर वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। द कॉमन पीपल डू नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। हम नहीं चुनते हैं सरकार, मतलब हम प्रेसिडेंट को नहीं चुनते हैं, ठीक है, ओके। ही इज इलेक्टेड बाय डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग भी हैं, ठीक है, जो लेजिस्लेचर में हैं स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, वो लोग जाकर प्रेसिडेंट को इलेक्शन करते हैं। सो हमारे ही जो MLAs हैं या MPs हैं, ठीक है, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, ठीक है, और हमारे जो MLAs हैं
लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये मिलकर वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। सो द कॉमन पीपल डू नॉट हैव वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, दे आर नॉट द वंस हु हैव द राइट टू वोट फॉर द प्रेसिडेंट, ठीक है। ही इज इलेक्टेड बाय डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो जो भी आपके सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर्स के हैं मिनिस्टर्स, वो जाकर इनको द ग्रुप ऑफ दीज पार्लियामेंटेरियंस एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स इज नोन एज द इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आ जाएगा भाई साहब, इलेक्टोरल कॉलेज में आएगा आपके मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इलेक्टोरल कॉलेज। दीज आर द वंस हु बेसिकली इलेक्ट द प्रेसिडेंट। इनमें इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये लोग मिलकर भाई साहब इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन किसका, प्रेसिडेंट का, ठीक है। ओके ओके ओके। द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 years। बहुत जानना जरूरी है कि हर 5 साल में दूसरे प्रेसिडेंट नियुक्त होते हैं, ठीक है। द पर्सन कंटेस्टिंग द प्रेसिडेंट इलेक्शंस शुड बी एन इंडियन सिटीजन टू हैव कंप्लीटेड 35 years ऑफ एज। कम से कम 35 साल के होने चाहिए वो, ठीक है, इंडियन होने चाहिए, और ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 years ऑफ एज। द पर्सन इलेक्टेड टू द पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट हैज टू टेक एन ओथ वाइल एक्सेप्टिंग द पोस्ट। तो एक शपथ ग्रहण सेरेमनी होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ओथ द प्रेसिडेंट बियर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंश्योरिंग दैट द गवर्नमेंट रन्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो प्रेसिडेंट सिर्फ ये देखता है कि जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के तहत रन हो, संविधान के बाहर गवर्नमेंट रन ना हो, ठीक है। द गवर्नमेंट शुड रन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज हिज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। कभी भी गवर्नमेंट जो है तो संविधान के बाहर जाकर कोई काम ना करे, ठीक है। द प्रेसिडेंट गवर्न्स इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्रेसिडेंट पे जो भी होता है तो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको एडवाइस देते हैं कि ये नियम लागू होने चाहिए, इस तरह से हमारा देश चलना चाहिए, ठीक है। सो एज पर द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द प्रेसिडेंट रन्स द शो। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज शोल्डर्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन करना, दैट इज व्हाट द प्रेसिडेंट डज इन इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स है वो वायलेट ना हो, ये आपके प्रेसिडेंट का मेन काम है, ठीक है, देखना। But if any act of president violates the constitution, then the parliament has the right to remove the president. अगर प्रेसिडेंट ने खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वायलेशन कर दिया, ऐसा हो सकता है ना, इंसानी है वो, ठीक है। तो अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षा करता है, अगर उन्होंने खुद ही कोई अगर वायलेशन कर दिया या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में चले गए, देन व्हाट विल हैपन, देन द पीपल कैन रिमूव द प्रेसिडेंट। तो आपके पास लोगों को अथॉरिटी है, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट, ठीक है। दिस इज नोन एज इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। If the president is found guilty of violating the constitution, then the members who have elected the president can bring him down, and this process is known as impeachment. This process is known as the process of impeachment. Any one house can lay the charge of violation of the constitution, and the investigation of the charge is carried out by the other house. समझ में आ रहा है? मैसेज समझ लो, राज्यसभा ने फाइल किया कि ये जो प्रेसिडेंट है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में गड़बड़ किया है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, तो लोकसभा भी इन्वेस्टिगेट करेगी, या लोकसभा ने डाला तो राज्यसभा उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, ठीक है। द रेजोल्यूशन हैज टू बी पास बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो मतलब देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 545 लोग हैं, कहाँ पे भाई साहब, लोकसभा में, ठीक है। देयर आर ऑलमोस्ट 545 पीपल इन लोकसभा। ओके, सो देखो कैसा होता है कि अभी यहाँ पे देखो कुछ 545 मेंबर्स किसके हैं, लोकसभा के, हो गया 545 मेंबर्स भाई साहब हैं लोकसभा के, और अप्रोक्सीमेटली 240 मेंबर्स आपके किसके हैं, राज्यसभा के, ठीक है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, समझ लो ये हो गया कितना, 7, ऐसे में एक सम टोटल बोल रहा हूँ, लेट्स से 785 मेंबर्स हो गए। इन 785 मेंबर्स का 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, मतलब कितना भाई साहब समझ लो, यहाँ पे 3 2 6, 3 6 18, 3 अप्रोक्सीमेटली 3 2 6 अप्रोक्सीमेटली। तो अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना रहेगा तो उस पर साइन 262 लोगों का मिनिमम होना जरूरी है, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये राइट नंबर्स नहीं है, ठीक है।
तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे 2/3 मेजॉरिटी काम करती है। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है, ठीक है, if any resolution has been passed, ठीक है, by both the houses of the parliament, the resolution has to be passed by 2/3 majority। तो प्रेसिडेंट को अगर निकालना है, प्रेसिडेंट को अगर इम्पीच करना है, तो जितने भी टोटल लोग होंगे लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर उसका 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी भाई साहब इसको अगर पास करेगा, 2/3 मेजॉरिटी अगर इसको करेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। Powers and functions of the president. The constitution has entrusted several powers and functions to the president. A few functions are enumerated as below, ठीक है। तो आपके powers क्या क्या होते हैं? The constitution has entrusted several powers and functions to the president. और इनमें से क्या क्या कुछ हैं? The president summons the meeting of parliament, ठीक है, prorogue the session of the parliament, sends messages to both the houses, dissolves the parliament after the tenure is over or even before the tenure gets over. तो प्रेसिडेंट क्या क्या करता है भाई साहब? समन्स द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ये भाई साहब पार्लियामेंट की मीटिंग बैठाते हैं, ठीक है, समन्स द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, प्रोरोग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सेशन चलाते हैं भाई साहब अब से अब तक। जैसे इनका होता है ना, देखो विंटर सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, समर सेशन होता है, ये सब कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। टाइम टेबल फिक्स करना बेसिकली। सेंड्स मैसेजेस टू बोथ द हाउसेस, बोथ द हाउसेस को मैसेजेस जाते हैं इनके कि भाई साहब ये आपका पार्लियामेंट, डिसॉल्व द पार्लियामेंट आफ्टर द टेन्योर इज ओवर। तो हर एक पार्लियामेंट की एक टेन्योर होती है 5 साल, ठीक है, 5 साल के बाद वो डिसॉल्व हो जाती है, फिर से नए इलेक्शंस होते हैं, फिर से नया पार्लियामेंट बनता है। समझ में आ रहा है? ये सब कुछ करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, एवरीथिंग इज डन बाय द प्रेसिडेंट। इवन पार्लियामेंट, इवन द टेन्योर इज ओवर और इवन बिफोर द टेन्योर गेट्स ओवर। कभी कभी क्या हो जाता है, सरकार अपना जो काम कंप्लीट करने के पहले गिर जाती है, सरकार पहले गिर जाती है, ठीक है। तो अगर सरकार पहले गिर जाती है तो क्या हो जाएगा भाई साहब? फिर से पार्लियामेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, अगेन द पार्लियामेंट इज फॉर्म, ठीक है, after the tenure is over even before the tenure gets over. Bill passed by the Lok Sabha and Raj Sabha must be signed by the president. तो बिल जो पास होता है लोकसभा और राज्यसभा से, वो भाई साहब प्रेसिडेंट का साइन उसमें होना चाहिए। बिल पास बाय द लोकसभा एंड द राज्यसभा मस्ट बी साइन बाय द प्रेसिडेंट। विदाउट हिज सिग्नेचर द बिल कैन नॉट बिकम अ लॉ। जब तक वो भाई साहब साइन नहीं करेंगे बिल भाई साहब लॉ नहीं बन सकता, ठीक है। विदाउट हिज सिग्नेचर द बिल कैन नॉट बिकम अ लॉ, बिल भाई साहब लॉ नहीं बन सकता। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा से पूर्ण बहुमत से कोई बिल पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट का उस पर साइन होता है, तब जाकर वो लॉ बनता है। लॉ मतलब नियम, कानून, ये जो बनते हैं इसका ये प्रोसीजर है, ठीक है। 2/3 मेजॉरिटी का भाई साहब सिग्नेचर होना चाहिए उस लॉ के फॉर्म में बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ओनली देन द प्रेसिडेंट विल साइन ऑन इट एंड देन इट बिकम्स अ लॉ, ठीक है। The president appoints the prime minister and the other ministers on the recommendation of the prime minister। तो जब एक सरकार बनती है, कैसे बनती है? पहले इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो समझ लो अभी मोदी जी इलेक्शन जीते, तो अभी मोदी जी क्या बोलेंगे कि प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और बोलेंगे कि ये मेरे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, और ये मिनिस्टर्स जो होंगे वो बेसिकली उनके हिसाब से होंगे, उनके पार्टी के हिसाब से होंगे। तो उनके पार्टी में जिन लोग ने भी, जो भी उम्मीदवार हैं जिन्होंने इलेक्शंस जीते हैं, उनको भाई साहब अलग अलग मिनिस्ट्री मिलेगी। किसी को हेल्थ मिलेगा, किसी को भाई साहब इंश्योरेंस मिलेगा, किसी को लेट्स से ट्रांसपोर्ट मिलेगा, किसी को एजुकेशन मिलेगा, तो अलग अलग मिनिस्ट्री के, किसी को ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ऐसे सारे कामों को डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, सारी मिनिस्ट्रीज डिवाइड होगी। तो ये कौन बोलेगा? उनको प्राइम मिनिस्टर ही बोलेंगे। प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे कि इनको ये मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जो भी जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, एंड द हाई कोर्ट्स। The president also appoints the governors of the states, chief election commissioner and other important officers, ठीक है। तो the president appoints the judges of the supreme court and the high court। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। The president also appoints the governors of states, स्टेट के गवर्नर्स को अपॉइंट करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। ये डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर है, ठीक है। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। डिसीजंस रिगार्डिंग वॉर एंड पीस आर मेड बाय द प्रेसिडेंट। जो भी डिसीजंस होते हैं वॉर और पीस के लिए, वो कौन बनाता है? भाई साहब प्रेसिडेंट, ठीक है। कोई भी वॉर का और या कोई भी पीस का जो डिसीजन होता है दैट इज मेड बाय द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट हैज सम जुडिशियल पावर्स टू। इनके पास अब कोई जुडिशियल पावर्स भी होते हैं। फॉर इंस्टेंस द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिड्यूस द पनिशमेंट
एक बहुत बड़ा पावर होता है जो सुप्रीम कोर्ट की भी ऊपर होता है। समझ लो, मैंने कोई मर्डर किया तो मुझे फांसी की सज़ा सुनाई दी गई, ठीक है। मेरे को सेशंस कोर्ट ने, मतलब जो स्टेट लेवल पे कोर्ट होते हैं, उन्होंने मेरे को फांसी की सज़ा सुनाई, तो मैंने हाई कोर्ट में अपील की, तो हाई कोर्ट में भी मेरा केस चला, उसके बाद भी मुझे फांसी की सज़ा सुनाई दी गई। अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, वहाँ पे भी मेरे ऊपर केस चला और मेरे अगेंस्ट गया और फिर से मेरे को फांसी की सज़ा सुनाई दी गई। तो अभी मेरा फांसी तय है ना, आई विल बी हैंग। अगर मैं प्रेसिडेंट अपील करता हूँ और प्रेसिडेंट मेरा केस देखकर समझते हैं कि चलो एक बार के लिए इसको माफ़ कर दिया जाए, ठीक है, कोई लॉ मतलब कुछ भी तब ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे सेशंस कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इन तीनों में भी केस चलेगा, इन तीनों में भी कार्रवाई होगी बहुत देर तक, तब जाकर मुझे मेरे ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट ने अगर बोला कि नहीं इसको माफ़ कर दिया जाए तो कोई केस नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही उनके ऊपर ये पावर है, ठीक है। सो द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिनाई और रैदर रेस्टिगेट कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सज़ा, ठीक है। द प्रेसिडेंट हैज़ सम जुडिशियल पावर्स टू, फॉर इंस्टेंस द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिड्यूस द पनिशमेंट। कभी कभी प्रेसिडेंट जो है तो जो पनिशमेंट का टर्म है उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। समझ लो किसी को भाई साहब 14 साल की उम्र कैद हो गई तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। ग्रांट अ रिडक्शन इन पनिशमेंट और कम्यूट अ सेंटेंस ऑफ अ पर्सन और इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ग्रांट पार्डन्स और रिप्राइव्स ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। तो इनके ऊपर ये पावर है कि किसी का सजा वो कम कर दें, इनके ऊपर ये पावर है कि किसी को अगर मृत्यु दंड भी मिला हो तो उसको रिवर्स कर दें, ठीक है, रिवर्स कर दें, उसको छोड़ ना दे लेकिन उसको भाई साहब उम्र कैद दे दे। ऐसे बहुत सारे पावर्स प्रेसिडेंट के पास होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर हैं। किसी ने अगर लास्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया होगा और फिर भी उसके अगेंस्ट में केस गया होगा तो वो जाकर प्रेसिडेंट को अपील कर सकते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी इन केस ऑफ अ क्राइसिस सिचुएशन अराइजिंग इन द कंट्री, ठीक है। तो भाई साहब अगर कोई क्राइसिस सिचुएशन होती है कंट्री में तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इमरजेंसीज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक हो गया आपका नेशनल इमरजेंसी, दूसरा हो गया आपका स्टेट इमरजेंसी और एक हो गया आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। सो 3 टाइप के आपके इमरजेंसीज होते हैं। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा होता है स्टेट इमरजेंसी और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा, पूरी मिलिट्री रूल होगी, ठीक है। उस टाइम पे जो भी प्रेसिडेंट बोलेंगे वही होगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो प्रेसिडेंट बोलेंगे उस इमरजेंसी के दौरान वही होगा। इंडिया में 2 साल इमरजेंसी था, ठीक है, 76 के दौरान 2 साल भाई साहब इमरजेंसी था। तो इमरजेंसी के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। नेशनल इमरजेंसी हो सकती है, स्टेट इमरजेंसी हो सकती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हो सकती है। In the absence of the president, his functions are carried out by the vice president. The vice president is elected by the members of both the houses of the parliament. तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं भाई साहब, इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज से भाई साहब इनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर, अभी हम आते हैं भाई साहब, तो प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। नाउ वी विल कम टू प्राइम मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के हेड कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है। हाउएवर इन रियलिटी हिज पावर्स आर नॉमिनल, उनके पावर्स बहुत कम होते हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो पूरा देश जो चलता है वो प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे चलता है, ठीक है। We will now see the role of functions of the prime minister. The party which attains a majority in the election nominates the leader as the prime minister. तो जो भी भाई साहब इलेक्शन जीतती है जो पार्टी, तो वो पार्टी चुनती है कि भाई साहब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। वो एक लीडर को नॉमिनेट करते हैं, जो भी इलेक्शन जीतते हैं वो एक लीडर को नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज देन फॉर्म्ड ऑफ ट्रस्टवर्दी कलीग्स फ्रॉम विद इन द पार्टी। तो पार्टी के अंदर ही, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं। तो पार्टी के अंदर जो लोग इलेक्शंस जीते हैं और जो भी ट्रस्ट फैला हुआ है तो उसके हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट मतलब ये एमपीज होने चाहिए। दे शुड बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब दे शुड कंटेस्ट एंड विन इलेक्शंस, कंटेस्ट एंड विन इलेक्शंस। जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो भाई साहब इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए और जीतना चाहिए, प्लस उनके जितने भी मिनिस्टर्स होंगे।
ऐसे किसी अरे गहरे नत्थी को हम वैसे मिनिस्टर नहीं बना सकते। दैट पर्सन शुड बी मतलब सारे लोगों ने उनको वोट में जिताया होगा, उनके ऊपर ट्रस्ट एक्सप्रेस किया होगा, ठीक है। इन केस दे आर नॉट मेंबर्स दे आर रिक्वायर्ड टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी को अपॉइंट किया गया हो जिसने इलेक्शन ना जीता हो, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने किसी को अपॉइंट किया है कि दिस पर्सन इज अ ट्रस्टवर्दी पर्सन एंड ही शुड बी अ मेंबर और अ काउंसिल। हाँ, तू अपने नाखून साफ कर ले भाई साहब। क्या ये क्या तू तब से क्या कर रहा है पता नहीं, ठीक है। सो इन केस, ठीक है, इन केस अ पर्सन इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने बोला भाई साहब इस इंसान को मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होना बहुत ज़रूरी है, ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, लेकिन उस इंसान ने शायद इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया होगा या जीता नहीं होगा, तो उनको क्या करना पड़ेगा, फिर से 6 महीने में इलेक्शन कंटेस्ट करके उनको जीतना पड़ेगा, ठीक है। ही हैज़ टू बी द गवर्नमेंट इन रियलिटी इज रन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो पूरी गवर्नमेंट जो होती है, सरकार जो चलती है, वो किस पे चलती है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ओके। दिस मीन्स दैट द रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एग्जीक्यूटिव का जो टोटल पावर है, जो रियल पावर है, वो प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे, ना कि प्रेसिडेंट पे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो द रियल पावर्स आर विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके। अभी भाई साहब प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस क्या क्या हैं। द फॉरमोस्ट टास्क ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज टू फॉर्म हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो पहला इनका इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि ये अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएं। वाइल डूइंग सो दिस द प्राइम मिनिस्टर गिव्स प्रायोरिटी टू ट्रस्टवर्दी कलीग्स वाइल कंसिडरिंग देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट स्किल्स, एफिशिएंसी एंड सब्जेक्ट एक्सपर्टीज। तो उनको देखते हैं कि भाई साहब किसका किस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है, ठीक है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना ये इलेक्शंस जीते हैं, कितना लोगों का इन पे भरोसा है या कितने भरोसे के लायक हैं, तब जाकर उनको पोर्टफोलियो मिलता है। किसी को एजुकेशन का पोर्टफोलियो मिलता है, किसी को फाइनेंस का पोर्टफोलियो मिलता है, किसी को भाई साहब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को ही देखता है। तो ऐसे ऐसे मिनिस्ट्रीज जो है डिस्ट्रीब्यूट होती हैं विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आफ्टर डिसाइडिंग अपॉन द मेंबर्स of the council of ministers, the prime minister allocates portfolios to them. So different ministers are given different portfolios after deciding, ठीक है। The prime minister leads the council of ministers. The prime minister chairs all meetings of the council of ministers. तो council of ministers के जितने भी meetings होंगे वो prime minister करेगा, ठीक है। After allocation of portfolios, the prime minister has to maintain coordination in the working of various departments, facilitate cooperation amongst the departments, supervise the working of these departments in order to maintain efficacy and efficiency। तो प्राइम मिनिस्टर को ये सारा सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है, एफिशिएंसी बरकरार रखने के लिए। इन ऑर्डर टू मेंटेन एफिशिएंसी ही हैज टू सुपरवाइज। ऐसा नहीं कि भाई साहब चलो तुमको एजुकेशन का डिपार्टमेंट दे दिया, अब तुम रन करो, अच्छा तुम अभी ट्रांसपोर्ट, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को कंटिन्यूसली इंटरवीन करता रहेगा, भाई साहब करते रहना पड़ेगा। वो मिनिस्ट्री में प्रॉपरली जॉब्स हो रही है कि नहीं, ये प्रॉपरली सुपरवाइज करते रहना पड़ेगा, ठीक है। इट हैज टू बी कंटिन्यूसली। जैसे आप समझ लो स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, टीचर्स तब अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग टीचर्स अलग अलग क्लासेस में हैं, लेकिन स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो कंटिन्यूसली इंटरवीन करते हैं। आपने पढ़ाया, इनको रिपोर्ट देना पड़ता है ना, आपने कितना कवर किया, कितना पोर्शन कवर हुआ, क्वेश्चन पेपर बना, आंसर पेपर्स चेक हुए, ये सब कंटिन्यूसली आपके स्कूल के प्रिंसिपल को अपने टीचर्स के साथ फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही प्राइम मिनिस्टर को भी आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो टू ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू डू अ कंटिन्यूस फॉलो अप। The Prime Minister also has various other responsibilities such as to raise the image of the country। जैसे आपने देखा रहेगा हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा बाहर जाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, G20 समिट होता है, G21 समिट होता है। तो ये सब का उद्देश्य क्या होता है, ताकि हमारा लेवल बढ़े, ठीक है, पूरे देश, पूरे विश्व भर में। इन द इंटरनेशनल एरिना एंड वर्क टूवर्ड्स अचीविंग अ फेवरेबल ओपिनियन ग्लोबली। तो पूरे हमारे वर्ल्ड में हमारे इंडिया का नाम मतलब रोशन हो, ऐसे चीज़ों को प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ेगा, ठीक है। टू डेवलप ट्रस्ट अमंग पीपल एंड टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू पीपल हु आर विक्टिम्स ऑफ एनी डिजास्टर, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे कोरोना में इंडिया ने बहुत सारा वैक्सीनेशन फ्री में बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को बांटे, क्योंकि वो एक डिजास्टर था, ठीक है। और जब हम कोई ऐसा काम करते हैं कि फ्री वैक्सीनेशन बांटते हैं, वहाँ पे हमने उनका पेमेंट किया यहाँ पे, ठीक है, लैब्स को, लेकिन वहाँ पे हम फ्री में बांट रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे देश का नाम बढ़ेगा, ठीक है। यू आर अभी देखो जैसे मोरक्को में ये आया था, क्या कहते हैं, अपना भूकंप आया था, तो हमने यहाँ से बहुत सारा रिलीफ वहाँ पे भेजा था।
So these are things which have to be done on an international level by the Prime Minister, so that India is recognized as a country which is developing and helpful to others. ट्रस्ट बढ़े इंडिया पे लोगों का, ठीक है, और इंडिया के लिए ओपिनियन लोगों का स्ट्रांग हो, ठीक है. दैट हैज द जॉब ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ओके. Functions of the Council of Ministers. In a parliamentary form of government, the Council of Ministers takes initiatives in the process of law making. The scheme, policy, plans, etc. are drafted and discussed and then introduced in the House. तो लॉ मेकिंग मतलब जो नियम बनाए जाते हैं, ठीक है, नियम बनाए जाते हैं. तो आपके अलग मुद्दों पे अलग अलग नियम बनाए जाते हैं, ड्राफ्ट किया जाता है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिस्कसेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, ठीक है. तो बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, फॉरेन रिलेशंस are subjects upon which the Council of Ministers has to decide specific policies or direction of work, ठीक है. एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है. इन सारी चीज़ों पे वैसे वो डिसाइड करते हैं. द पार्लियामेंट नीड्स टू बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस अबाउट द पॉलिसी डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट. तो पार्लियामेंट जो है तो मतलब पार्लियामेंट पे पहले कॉन्फिडेंस फैलना चाहिए, ठीक है, कि हाँ जो डिसीजंस गवर्नमेंट ने लिए हैं वो सही हैं और लेट्स प्रूव इट, ठीक है. तो इस तरह से पार्लियामेंट में होता है. देयरफॉर द मिनिस्टर्स ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ले देयर पॉलिसी प्लान्स इन द पार्लियामेंट टू ब्रिंग अबाउट अ डिस्कशन ऑन इट एंड ट्राई टू गेट इट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट. तो अलग अलग मिनिस्टर्स अलग अलग पोर्टफोलियोज को संभालते हुए अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग लॉज लाते हैं और ये सारा डिस्कशन भाई साहब पार्लियामेंट में होता है. और एक बार वो लॉ अप्रूव हो जाता है 2/3 मेजोरिटी से, तो प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं और वो लॉ बन जाता है, ठीक है. दैट बिकम्स अ लॉ. Implementation of policy is the foremost responsibility of the Council of Ministers. So Council of Ministers का पहला responsibility क्या है भाई साहब? Implementation of the policies. जो भी policies निर्धारित हुए हैं उनका implementation. Once the Parliament approves the policies of draft proposals, the Council of Ministers implements them. ठीक है? Council of Ministers भाई साहब इसको implement करता है. How does the Parliament keep a check over the Council of Ministers? कैसे भाई साहब पार्लियामेंट चेक रखता है? इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर ट्राइज टू कीप कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है. लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, ठीक है. पार्लियामेंट ट्राइज टू कीप द कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल. आप मिनिस्टर बन गए तो आप मतलब कुछ भी करेंगे ऐसा नहीं है. आपकी हर एक हरकत पे क्वेश्चनिंग होगी, ठीक है. यू वुड बी क्वेश्चनड, ठीक है. यू वुड बी क्वेश्चनड एज टू व्हाई यू पास्ड दिस पॉलिसी, व्हाई यू अडॉप्टेड दिस स्टेप, ठीक है. सारे चीज़ों पे क्वेश्चन होगी. The control is exercised in the law making or policy making process, implementation of policies and even after that. A few ways of exercising control. तो आपका एक क्या है भाई साहब? Discussions and debates. Debates and discussions among the members of the house are an integral part of the law making process. तो आपके members of the house में काफ़ी सारे debates होते हैं और discussions होते हैं और ये important है, ठीक है. These debates and discussions help the members to scrutinize the policy proposals and laws and point out the shortcomings. तो जितने भी shortcomings होंगे उनको point out करना, ठीक है. ये सब भाई साहब होता है. These discussions are essential for creation of flawless laws. तो ये बहुत important होते हैं, ठीक है. तो कोई भी लॉ को लाने के पहले उस पर भरपूर मात्रा में डिस्कशन हो गया, डिबेट होगा, ठीक है. बिफोर ब्रिंगिंग एनी लॉ इनटू प्रैक्टिस देयर वुड बी टू मच ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट हैपनिंग ऑन इट, ठीक है. क्वेश्चन आवर. During parliamentary sessions, the proceedings of the House begins with the questions asked by the members of the House. The concerned ministers are supposed to give satisfactory answers to these questions. Question hour is one of the most effective ways of keeping a check over the Council of Ministers. ठीक है. तो क्वेश्चन आवर एक सेशन होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में. ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर members criticize the government and ask questions on various issues. Sometimes when a member is not satisfied with the answer of the minister, arguments takes place. ठीक है. अगर भाई साहब मेंबर्स आपके मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछेंगे, पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं सो स्पेसिफिक मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछेंगे, आपने ये स्टेप क्यों लिया, आपने ये पॉलिसी क्यों लाई, या आपने ये चेंजेस क्यों किए, ठीक है. और अगर सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं मिलते हैं तो फिर मतलब और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उनको, ठीक है. सो दिस इज़ टू इंश्योर. यहाँ पे क्वेश्चन बाजी ही मुद्दा नहीं है. यहाँ पे मुद्दा ये है कि कोई भी पॉलिसी जो वो पब्लिक के लिए हो और वो फ्रूटफुल हो, ठीक है. मेंबर्स ओकेजनली मेंबर्स वॉक आउट ऑफ द हाउस और एंटर इनटू द वेल ऑफ द हाउस एंड गिव स्लोगन्स टू रिकॉर्ड देयर प्रोटेस्ट, ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है कि भाई साहब मेंबर्स वॉकआउट कर जाते हैं, मेंबर्स प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है. मेंबर्स वॉक आउट ऑफ द हाउस. तो ऐसा होता है कि किसी चीज़ को अगर मेंबर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया दे विल वॉक आउट ऑफ द हाउस. 0 आवर क्या होता है?
ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री सेशंस द पीरियड अराउंड 12 नून इज कॉल्ड द जीरो आवर, ठीक है। तो पीरियड अराउंड द 12 नून इज कॉल्ड द जीरो आवर। ड्यूरिंग दिस पीरियड एनी क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन बी रेज्ड और डिस्कस्ड, ठीक है। तो जीरो आवर के दौरान कोई भी, ठीक है, एनीथिंग कैन बी रेज्ड और डिस्कस्ड, ठीक है, रेज्ड और डिस्कस्ड, ठीक है। ड्यूरिंग जीरो आवर, ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री सेशन द पीरियड अराउंड 12 नून इज कॉल्ड द जीरो आवर। ड्यूरिंग दिस पीरियड एनी क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन बी रेज्ड और डिस्कस्ड। तो ये 12 बजे दोपहर का जो आवर होता है पार्लियामेंट में, उसको जीरो आवर बोला जाता है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू कीप अ चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्वेश्चनिंग होती है, उन्होंने क्यों कोई स्टेप लिया है, क्यों कोई लॉ को लाया है, क्यों कोई चेंजेस लाए हैं, इन सारी चीजों पे, इन सारे मुद्दों पे उन पे क्वेश्चंस किए जाएंगे, ठीक है। द गवर्नमेंट स्टेज इन पावर टिल इट एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन द लोकसभा। जब तक भाई साहब गवर्नमेंट मेजोरिटी पे है और सपोर्ट एंजॉय कर रही है, तब तक वो पावर में रहती है। इफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विथड्रॉ द सपोर्ट इट मे लीड टू लॉस ऑफ मेजोरिटी, और तब भाई साहब गवर्नमेंट गिर जाएगी। आपने बहुत बार सुना होगा सरकार गिर गई, सरकार गिर गई मतलब सरकार को अभी बहुमत हासिल नहीं है, सरकार अभी मतलब कॉन्फिडेंस नहीं एंजॉय कर रही है, ठीक है, पार्लियामेंट्स का, ठीक है। सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा इट मे लीड टू लॉस ऑफ मेजोरिटी एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट स्टे इन पावर, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द हाउस कैन मूव अ नो कॉन्फिडेंस मोशन बाय सिंपली एक्सप्रेसिंग वी डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बार नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है, और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में सबको साइन करना पड़ेगा इधर फॉर में और अगेंस्ट में, ठीक है। सो अगर अगेंस्ट में आ गई तो भाई साहब सरकार गिर जाएगी, ठीक है। ओके, सो इफ द मोशन इज पास विद मेजॉरिटी सपोर्ट देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू रिजाइन। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भाई साहब रिजाइन करना पड़ेगा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, ठीक है, इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इन द पार्लियामेंट, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पार्लियामेंट में पास होता है, ठीक है, तो सरकार गिर जाएगी भाई साहब, पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट हाउ आवर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेसिकली वर्क्स, ठीक है, किस तरह से हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वर्क होता है या एग्जीक्यूटिव वर्क होता है प्राइमरीली।